नमस्कार। कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर हम युवाओं की एक ऊर्जावान टीम के साथ आपके सामने हैं। और कार्यक्रम का नाम जैसा आप जानते ही हैं, बोलो बोलो मुंह तो खोलो। मुंह खोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गैर वाजिब चीज़ों के लिए नहीं, वाजिब चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए जिनका अर्थ है, जो आपके हमारे जीवन को अर्थवान बनाती हैं, वैल्यूएबल बनाती हैं, वैल्यू एड करती हैं। और अब लोकतंत्र का त्यौहार, नई सरकार। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव का जो त्यौहार है 5 साल का, वो पूरा हुआ 17 नवंबर को, और 3 दिसंबर को पूरी तरह से वो मुकम्मल हुआ नतीजे आने के बाद। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसी सरकार के साथ अब उम्मीदें हैं कि ये सरकार आपके हमारे लिए क्या करेगी। बीते करीब करीब 18-19 सालों के लिए हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, और 14 महीने का एक समय, 14-15 महीने का कांग्रेस का रहा है। बहरहाल ये तो राजनीतिक बातें हैं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, फिर दूसरी सरकार को मौका मिलेगा, फिर दूसरी सरकार को मौका मिलेगा, ये चलेगा। लेकिन आखिर सरकारों से हमारी अपेक्षा है क्या? क्या हम यही चाहते हैं कि फ्री बिजली, सब्सिडाइज सिलेंडर और ऐसी योजनाएं जो समाज के कमज़ोर तबके के लिए बहुत अच्छी हों, कमज़ोर तबके के लिए अच्छी हों, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या ऐसी योजनाओं की हमें ज़रूरत है जो बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा करें सरकारों के सामने, और हम लोगों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं, कैपेबल बना रहे हैं कि उनको बैसाखियां दे रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या हम उनको बता रहे हैं कि आप स्टार्टअप ये लीजिए, ये चीज़ सीख लीजिए और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे, या हम उनसे कह रहे हैं नहीं नहीं, हम 5 साल सरकार पर निर्भर रहिए आप, तो हम आपके लिए ये करने वाले। तमाम बातें हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश को ज़रूरत जिन बातों की है वो है एजुकेशन। नंबर 1, मध्य प्रदेश एजुकेशन में एक अच्छी छवि वाला राज्य देश के दूसरे राज्यों की तुलना में नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। हेल्थ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और रोज़गार और औद्योगिक विकास के लिए भी। तो मेरे साथ जो युवाओं की टीम है उनसे मुलाकात करिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सृष्टि, लोकतंत्र का त्यौहार, नई सरकार, कैसी हो नई सरकार, कैसा काम करे नई सरकार, और ख़ासतौर से चूंकि आप सब लोग युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या अपेक्षा है? जी सर। जी। कहने को तो सर अपेक्षाएं हर बार होती हैं। अब जैसे कि हम वोट करते हैं, शुरुआती मैं इस चीज़ से करूँगी कि एक हिंदी के व्यंग्यकार हैं जिन्होंने कहा था, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। उन्होंने ये कहा था कि भुखमरी के वक्त पे भी जो कौम है वो अगर सिनेमा घरों में जाकर सिनेमा देखे तो उनके लिए अच्छे दिन आएंगे भी कैसे। अगर वो सिनेमा ही देखने में लगे रहेंगे तो उनके लिए अच्छे दिन आना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो खुद ही जागरूक नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि हम वोट तो कर रहे हैं, हम उम्मीदें बहुत लगा रहे हैं और सरकारों पे डिपेंड हो रहे हैं। हमारा खुद का क्या है वहाँ पे जागरूकता? तो मेरी ये है कि अगर हम वोट कर रहे हैं, साथ में जैसे आपने एक बार बताया अभी तुरंत कि अगर कहीं पे कुछ गिरा है कचरा तो हम उठा रहे हैं, तो वहाँ हमारी अपनी भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। तो मैं सिर्फ उम्मीद अपने सरकार से नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि उम्मीद हमारे खुद से भी है, जो हम यूथ हैं, हम यहाँ आके बोल रहे हैं कि उम्मीद हमसे है कि हम भी कुछ जागरूकता के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी दे। चलिए मैं पीछे चलता हूँ। सिद्धेश हमारे साथ हैं, काफ़ी मुखर हैं सिद्धेश। सिद्धेश, आप कैसे देखते हो नई सरकार, जैसा एजुकेशन है, हेल्थ है, रोज़गार है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट है? जी। सर, जब कोई भी नई सरकार आती है तो वो अपने जो समाज है उसकी ज़रूरतें और परेशानियों के हिसाब से प्राथमिकताएं तय करती है, और समाज के सारे वर्ग जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी बात ऊपर तक पहुंचाते भी रहते हैं। मगर मुझको लगता है जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में, वो अपनी सीमित उम्र के कारण और सीमित समझ के कारण अपनी परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें फिर जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो मुझको लगता है जो नई सरकार आ रही है उसको तमाम अपनी अलग दूसरी प्राथमिकताओं के साथ साथ स्कूली बच्चों पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मौजूदा वस्तु स्थिति है वो बड़ी चिंताजनक है। मैं भी हाल ही में देख रहा था कि जो बीता हुआ हमारा बजट सत्र है उसमें स्कूल शिक्षा मंत्री का ये बयान है, उन्होंने स्वीकारा है कि मध्य प्रदेश में आज भी जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा केंद्र हैं, स्कूल्स हैं, उनमें 6000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शौचालय नहीं है।
और बिल्कुल जहाँ ठीक कह रहे पर जहाँ पर हैं वहाँ पर 2700 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है, शौचालय होना और उसमें स्वच्छता होना, स्वच्छता होना। ये और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर स्वच्छ शौचालय नहीं है तो वो बीमारी का केंद्र है और इन्फेक्शन एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है, ख़ासतौर से लड़कियों को ये बहुत जल्दी पकड़ता है और उनको बहुत परेशानी होती है। तो पानी की व्यवस्था, सिर्फ शौचालय बनाना उपयोग नहीं, उपयोगकर्ता इसका ध्यान रखें, उनको इस तरह से शिक्षित करना, कम से कम पानी का उपयोग हो, ऐसे टॉयलेट डिज़ाइन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, तो इसी क्रम में मैं और गहराई तक गया तो मुझको आंकड़े मिले कि 40% स्कूलों में बिजली नहीं है, लगभग 90% स्कूलों में, जैसा आप कह मुझे रहे ये हैं, बहुत अच्छा लगा पानी कि की आप इतनी व्यवस्था नहीं गहराई है। तक गए। ये बहुत क्योंकि अच्छी बात है मित्र। क्योंकि इस मुझे एज में आप अपने मध्य प्रदेश की पड़ताल कर रहे हो, मुझे लगता है इनके लिए हमें सराहना के लिए ताली तो जरूर थोड़ी सी, मुझको क्योंकि ये बहुत गहरी बात है कि इस उम्र में एमबीए कर रहे हैं आप। जी, एमबीए करने वाला एमबीए एक की तैयारी नौजवान, कर रहा हूँ, जी तैयारी कर रहा हूँ एमबीए तैयारी की। कर रहे जी, हैं, बहुत बधाई मित्र, तो बहुत मुझको बधाई। इसलिए लगा कि हम प्रश्न तो बड़े सारे करते हैं, मगर हमारी भागीदारी ये हो सकती है कि अगर हम धरातल पर उतर नहीं सकते तो कम से कम जो वस्तु स्थिति है और जो आंकड़े उस स्थिति को बयां कर रहे हैं उसको हम कम से कम जानें, तो हम अपनी ओर से भी जो कुछ कर सकते हैं उसमें बिल्कुल गुणवत्ता आप में सही कह बढ़ोतरी रहे हैं। होगी। जैसे बीच में पहल होती है कई बार कि आप स्वेच्छा से किसी स्कूल में कभी कभी जाकर कहें, प्रिंसिपल से अनुमति लें कि क्या मैं एक क्लास ले सकता हूं सप्ताह में एक दिन, मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा साइंस अच्छा है, मेरा हिस्ट्री अच्छा है। ये समाज का कंट्रीब्यूशन है स्कूल्स के लिए। चलिए मैं आपकी तरफ, आंचल शर्मा आपकी तरफ आता हूँ। सर, जैसा कि बाकी राज्यों के अगर हम तुलना करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने यूथ के लिए, जैसे हम युवा हैं तो युवाओं के बारे में ही बात करेंगे, यूथ के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स भी हैं। मतलब जैसे सीखो कमाओ योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार ने, और सीएम इंटर्नशिप योजना है। बट मेरा सर ऐसा मानना है कि जो योजनाएं हैं वो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ, हम लोग लिटरेट हैं, हम लोग मतलब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें उन योजनाओं के बारे में पता है, बट एक्चुअली वो योजनाएं जिनके लिए बनी हुई होती है, जैसे जो दूसरे निचले स्तर के जो मतलब गांव है, वहाँ अगर आप जाएंगे, हम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक, और हमने वहाँ पे सर्वे भी किया है क्योंकि हमारा काम है सर्वे करना 1 to 1। हमने पूछा है वहाँ से, मतलब आप 80% लोगों को स्कीम्स के बारे में नहीं पता है, युवाओं को उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं जिनके लिए जो स्कीम्स बनाई गई हैं। और जैसे अभी भी हम देखेंगे तो 100 में से जितना इतना इजी दिखता है कि ये योजनाएं इजीली मिल जाती है और जो योजनाएं चल रही हैं, 100 में से 10 लोगों को बहुत मुश्किल से इसके लिए इसका आप लाभ जिम्मेदार मिला कैसे होगा। मानती हैं सर कि उनको इसके लिए पता नहीं है? मुख्य तौर पे योजना बनाने वाली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, या आपको लगता है कि वो लोग भी क्यों जागरूक नहीं होते जो सब्सिडाइज सिलेंडर, फ्री बिजली, कर्जा माफ, तमाम बातें उठाते रहते हैं? कौन ज़्यादा जिम्मेदार लगता है आपको? सर कहीं ना कहीं 50-50 मैं दोनों को मानूंगी कि सरकार भी, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को भी मतलब उन्हें गांव-गांव में जाके अवेयरनेस इस चीज़ के लिए करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं कि अगर आप जाएंगे तो कितने ही लोग हैं जिनका, अब जैसे ये योजनाएं हैं, अब इसमें आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गांव में तो लोगों के पास आधार कार्ड भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। एक तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि इनका सरलीकरण होना चाहिए। पूरा मॉनिटरिंग आप होनी इतने चाहिए। कागज का बंच लेके उसको बुलाते हैं, जिस आदमी बिल्कुल के लिए एक दिन की छुट्टी लेके कहीं बिल्कुल पहुंचना सर। ऑफिस में उसके लिए मुश्किल है, और फिर आप उससे कहते हैं, तो बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। मैं पीछे चलता हूं पहल टेवरे जी की तरफ। पहल, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो नई सरकार आई है उससे मेरी जो एक अपेक्षा है वो ये है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, एनसीआरबी के अनुसार जो ट्राइबल चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसकी समस्या हमारे प्रदेश में बहुत बढ़ती जा रही है। तो एक सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी वो बनाए, क्योंकि 14,000 प्लस चिल्ड्रन डिसअपियर्ड इन एमपी इन पास्ट 3 years, जिनमें से 11,000 लड़कियां थी। तो एक युवा होने के नाते जब हमारी बहनें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बहनों को, माताओं को आगे रखते हैं, भांजियों को आगे रखते हैं, तो उनके लिए भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को हटाने के लिए एक पॉलिसी बने, और फिर जब हम उन बच्चों को बचा लें तो उनके लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई आपकी जाए। कहीं मुलाकात होती है, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, शुभकामनाएं हैं जी। सोमवार को
मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री का नाम मिल जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा जी। है। तो कहीं मिल जाएंगे तो आप लोग गुडी गुडी बातें तो नहीं करेंगे, जैसा कई बार हमारे लिए कहा जाता है कि आप असली सवाल तो पूछते ही नहीं हो, घुमाते रहते हो जलेबी की तरह। पूछेंगे आप सीधे कि सर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन 14,000 बच्चे ये जो मिसिंग है, बिल्कुल। हाँ, उनके बारे में बताइए ज़रा, क्या पहल हो रही है? बिल्कुल मान्यवर, अगर ये वो मुझसे- पत्रकारों का ही काम नहीं, आप लोगों का भी काम जी है, बिल्कुल, आपको भी पूछना बिल्कुल। चाहिए। जी, मान्यवर बिल्कुल पूछूंगा, क्योंकि कभी हो सकता है वो आने वाली जो बहन है जिसके साथ ये हादसा हो, वो मेरी बहन हो सकती है, वो मेरी माँ हो सकती है, वो मेरी भांजी हो सकती है। फिर जब हम उनको बचा लें, तो फिर उनके लिए वो कॉलेजेस खोलने चाहिए जिनकी उनको ज़रूरत है, जो वो डिज़र्व करती हैं। बिल्कुल। क्योंकि चलिए अगले विषय जी, पे आ जाए, ये विषय तो स्पष्ट हो गया, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आप बताइए नागर साहब। मैं एक गांव बांसखेड़ा से रिलेटेड करता हूं, राजगढ़ ज़िले में आता है। वहाँ पे एक स्कूल है, हमारा सरकारी स्कूल। वहाँ पे व्यवस्था इतनी ख़राब है, सरकार की ही बता रहा हूँ मैं, व्यवस्था इतनी ख़राब है। 80,000 सैलरी पाने वाला व्यक्ति आता है, हाजिरी लगा के चला जाता है। कहाँ से पढ़ेगा हमारा बच्चा? वही प्राइवेट स्कूल देखो, अगर सरकारी स्कूल में टीचर की व्यवस्था अच्छी रहेगी तो हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को क्यों भेजेंगे भैया? जब सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था हमको दे रही है तो फिर हम प्राइवेट में क्यों? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार की भी जिस पे ध्यान नहीं दे पा रही, लेकिन हमें विश्वास है कि अब 5 साल में हम अच्छा करेंगे और सरकार अच्छा करेगी। चलिए, आप क्या कहेंगी सुरुचि? सर, जैसे कि अब सरकार बनने को ही है और पूर्ण बहुमत से जीती भी है, तो मेरी अपेक्षा यह है सरकार से कि अब जो योजनाएं बन चुकी हैं, और योजनाएं तो हमने काफ़ी सारी बनाई हैं, अभी चुनाव जैसे ही पास आया वैसे भी हम काफ़ी सारी योजनाएं लाए हैं सर। पर मेरा कहना यह है कि जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, अब उनको वहीं पे रोक दिया जाए या फिर थोड़ा कम किया जाए। पर जो योजनाएं हैं उनको आप मॉनिटर करें, उनके अंदर जाके देखें कि हम जो योजनाएं ला रहे हैं वो पब्लिक अच्छी से बात कर रही कितना, हैं। मतलब बहुत आप अच्छी बात उसको है। पब्लिक से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या सच में लोगों को उसका फ़ायदा मिल पा रहा है। तो हमें इस चीज़ को अब नज़रिए में रखने की ज़रूरत है और इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय इसके बिल्कुल, कि हम आपने और सही कहा। योजनाएं और हम बनाएं। सब सीखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की कुछ योजनाओं की पूरे देश में चर्चा हुई, जिसमें लाडली लक्ष्मी सबसे पहले है, और उसके बाद तीर्थ दर्शन योजना की भी काफ़ी चर्चा हुई, संबल और अब लाडली बहना की भी बात हुई। तब दूसरे पार्ट पर हम आए कि नागरिक आधारित योजनाओं की संख्या क्या अधिक बढ़नी चाहिए, जैसे सीखो कमाओ है। आखिर हमारी क्या भूमिका आप देखते हैं, नागरिकों की, युवाओं की? सर, मुझे लगता है कि सरकार अपने जगह पर है, मगर चूंकि हमारी आबादी इतनी है तो हर सरकार की हर योजना, हर पहल आखिरी आदमी तक पहुंचना ये व्यवहारिक नहीं है। तो हमें भी अपने समाज से, अपने आप से जो एक न्यूनतम हमसे हो सकता है वो करना चाहिए। मुझको लगता है कि 1/140 करोड़ भारत मैं हूँ, 1/140 करोड़ भारत आप हैं। मैं अपना भारत ठीक करूँ, आप अपना भारत ठीक करें, तो हम एक सामूहिक रूप में आगे बढ़ पाएंगे। वरना बिल्कुल ठीक बात है। सरकारों पर निर्भर रहते हुए तो वो संभव कुछ नहीं हो है। नहीं पाएगा। नागरिक आधारित, हाँ सृष्टि, माइक्रोफोन ले लीजिए जी, बोलिए जी। सर, इनकी बातों को मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि फैक्चुअल डेटा की बात करें तो इस साल जो नए वोटर्स आए हैं 18 से 19 साल के 22.4 लाख तक रहे हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी आबादी का वोटिंग में इक्वली पार्टिसिपेट करना और साथ में इक्वली उसका रिज़ल्ट भी निकलता है। पर सिर्फ कहते हैं ना कि एक बार मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि आप 5 साल की वोटिंग मत कीजिए, अगले 25 साल की वोटिंग सोच के कीजिए कि अगले 25 साल की आप जो धारणा बना रहे हैं हमारे यूथ के अंदर कि आप अगले आज के 5 साल को जो बनाएंगे वो अगले 25 साल को कहीं ना कहीं योगदान देगा। तो इसीलिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर से मैं वही बात कहूँगी कि अब जैसे कि लाडली योजना की बात की गई तो उन्होंने ये तो दिया कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, पर एजुकेशन कहाँ से है? हम डिपेंडेंट हो रहे हैं सरकार पे कि ठीक है हम आप पे डिपेंड हो रहे हैं, आप हमें हेल्प कर रहे हैं, पर उन लाडली बहनों को एजुकेशन भी तो चाहिए ताकि उनको सरकार पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है, जी। लेकिन वही हमारी भूमिका में हमारे एक बहुत ही क्लोज परिचित जो अमेरिका गए अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी पहले पहुंच गए एडमिशन के लिए। आगे पार्किंग लॉट जो सबसे पहला था वो पूरा खाली था, उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी और बाद में ऊपर पहुंचे तो उन्हें लगा कि गाड़ी पार्किंग लॉट खाली क्यों था। तो उन्होंने एक जो बच्चा पहले से वहाँ पढ़ रहा था यूएस में, उससे पूछा कि मैंने गाड़ी पार्किंग लॉट आगे लगा दिया। तो उन्होंने कहा आपने लगा दिया, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई फ़ाइन नहीं है, लेकिन आगे का पार्किंग लॉट उन लोगों के लिए छोड़ा जाता है यूएस में जो लेट हो जाते हैं किन्हीं कारण से। अगर वो पीछे हो जाएंगे तो उन्हें दौड़कर
काफ़ी लंबा यार्ड तय करके ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ ये परंपरा है कि आगे का लॉट उनके लिए रखा जाता है जिनको एडमिशन के लिए किसी कारणवश ट्रैफिक में फंसने, ये एक कल्चर है। जैसा मैंने आपसे कहा कि चीन में टॉयलेट्स में मिरर नहीं होते, समय खराब होता है। ये चीज़ें, मैं आपकी तरफ आऊँगा आंचल, ये हमारी भी एक भागीदारी इसमें होनी चाहिए। कॉलोनी के लिए नगर निगम की ही कचरा गाड़ी, और क्या उन कॉलोनीज़ पर फाइन नहीं होना चाहिए जहां गंदगी का ढेर है? क्या वहां बड़े बड़े बंगले नहीं हैं, अच्छे रहने वाले नहीं हैं? क्यों वो ये उम्मीद करते हैं कि कचरा उठाना बड़ा इन्फीरियर काम है? सफाई दुनिया का सबसे पवित्र काम है। बिल्कुल सर जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हम महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर 1 घंटा श्रमदान करेंगे, तो पूरा देश एक साथ जुटकर सिर्फ 1 ही घंटा हम सबने श्रमदान किया। और मेरे हिसाब से तो हमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से ही हम भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। अगर हम लाइट और फैन भी ऑफ कर रहे हैं तो वो हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को दिखा के करें, या एक छोटी सी मदद भी हम उसको सोशल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे बात रही सोसाइटीज़ की, तो आजकल कोई भी काम हम खुद नहीं करना चाहते हैं। आज का जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, वो लोगों को बस ब्लेम करना समझते हैं। और हमारे यहाँ तो ये भी है कि सफाई वाली आई नहीं, तो ये बिल्कुल आज आपने सही कहा। मिथ और बन मैंने चुका जब है। सिंगापुर के बारे में पहली बार कहीं पढ़ा कि वहाँ सड़कों पर कितनी गाड़ियाँ हैं, इसका आकलन करने के बाद नई गाड़ी के लिए खरीदी के लिए अनुमति जारी की जाती है, तो मुझे ये समझ में आया कि सड़कों की हैसियत तो उतनी ही है, लेकिन अगर उनमें 15, 20, 25 और 15-20 लाख गाड़ियां चलने लगेंगी तो हम कहां चलेंगे? आज मुझे खुद डर लगता है सड़क पर चलने से। मुझे ऐसा लगता है, और सामने वाले ऐसा लगता है कि संसार के सबसे पाबंद लोग हैं, वो ट्रैफिक तोड़ देते हैं, आगे निकलने की ऐसी कोशिश करते हैं जैसे कहीं बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। जी बताइए, आपको क्या लगता है, और कैसे युवाओं का, नागरिकों का पार्टिसिपेशन इसमें हो? सर, सेल्फ से मतलब एक जो भावना होनी चाहिए देश हित के लिए, हाँ। वही हमें आगे बढ़ा आपने सकती है कुछ किया अभी तक सेल्फ, कुछ देश के लिए? हाँ सर, मैं एनएसएस वॉलंटियर हूँ। और सर एनएसएस के अलावा सर ये तो एक NSS संस्था है जी सर। जो प्रेरित करती है, लेकिन एक हमारी मन है जिसका भी नाम मैं जी सर। एनएसएस ही कहूँगा। जी वो सर। मन ही है हमारा। हाँ। वो मन कहता है कि अरे ये दुखी है, थोड़ी मदद कर दें इस डॉग को, भले ही ये स्ट्रीट डॉग है लेकिन ये जख्मी है, चलो हम पता कर लेते हैं कोई मोबाइल डॉग क्लिनिक है कि नहीं है। सर, मैं इसमें एक बात और ऐड करना हाँ चाहूँगी जी। कि जैसे आपने कहा कि एनएसएस हमारे दिल में बसता है, तो सर ये बात बिल्कुल सही है। जब हम कॉलेज में आए थे और बहुत सारे बच्चे एकदम से उसमें रजिस्टर होते हैं एनएसएस में भी, पर सर जब बात आती है 3rd ईयर तक तो सिर्फ गिन के 3-4 बच्चे ही क्योंकि उसके बचते बाद हैं। कहा जाता है बेकार की जगह है, हाँ अपने सर। करियर पे ध्यान दो, हाँ सर। ये सब बातें करने का, जय हिंद और इन सब का हाँ। बहुत अर्थ नहीं है, और तुमको ये सब फालतू के सरकार के कामों में लगा रहे हैं, ये योजनाओं का प्रचार हो रहा है, यही सब बातें हाँ, होती तो हैं। सर उसमें हाँ। वही रुक पाता है जिसके दिल में वो भावना होती है कि नहीं, मैं ये करूँगा और मुझे क्या अच्छा बात है, इस पे लगता है ताली होनी चाहिए सब। कि मैं अपने राष्ट्र के लिए छोटे छोटे योगदान दे रहा हूँ, क्योंकि इन बहुत- छोटे छोटे बहुत योगदानों से उम्मीद ही की हम बात काफ़ी है, ऊंचाइयों तक जा बहुत पाएंगे उम्मीद की बात और अपने आपने राष्ट्र की। को क्या काफ़ी बात। आगे ले पाएंगे। नागर जा साहब, पाएंगे। राहुल जी। हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, वो ग्राहकों के क्षेत्र में इतने ऊपर काम कर रहा है। आप जीएसटी, आपने इनको दीदी कहा, जी। ये संबोधन युवाओं की तरफ से मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, लेकिन ये एक संस्कार है जी कि आप एक सम्मानित शब्द का, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। मैं बिल्कुल भी इस मामले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि भारतीय परंपरा का बड़ा अनुयायी हूँ और मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहाँ से संस्कार आया आपको कि अपने आसपास जो सहकारी, ये कितनी कंफर्टेबल फील किया होगा इन्होंने जब आपने इनको दीदी कहा होगा? एक भाव कि एक बहुत भारतीय परंपरा में भाई और बहन का रिश्ता एक बहुत मजबूत रिश्ता है। जी। तो मैं भोपाल का बताता हूँ आपको। हम लोगों ने आयुष्मान पे एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। 800 करोड़ ऑन रिकॉर्ड भोपाल में हम लोगों ने बचाए। जो आयुष्मान मोदी जी द्वारा जो योजना है 5 हाँ, लाख, आयुष्मान कार्ड बहुत जो बड़ा घोटाला हुआ। जी। हम लोग अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह से काम करते हैं और ये सामाजिक सेवा ही है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं, न मेरा स्वार्थ है न सामने वाला स्वार्थ, केवल ये हमारे राष्ट्र के नाते हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन नागर साहब, जब इस तरह के तथाकथित घपले घोटाले उजागर करते हैं तो एक शक्ति हमारे हाथ में लगती है, और इस शक्ति के दुरुपयोग की भी आशंका होती है, क्योंकि प्रलोभन आते हैं, इसको दबा दीजिए, आपके घर कुछ पहुंचा देते हैं,
या आपका ज़िंदगी भर फ्री में उपचार हो जाएगा। और चरित्र की परीक्षा तभी होती है जब प्रलोभन सामने आता है, अन्यथा सभी कहते हैं मैं तो साधु हूँ, मुझे तो कोई लेना ही देना नहीं। जी, आपके सुझाव। बिल्कुल सर। समाज जब तक अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, सरकार उनको प्रोत्साहन नहीं देगी। क्यों ऐसा होता है कि 275 जो कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश में, उनमें से सिर्फ 30 कॉलेज सरकारी हैं, क्योंकि 10% से ज़्यादा लड़कियां ही नहीं जाती हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा है। तो जब युवाओं का, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, तभी सरकार और कॉलेजेस बनाएगी, तभी सरकार को और प्रोत्साहन मिलेगा। एमएसएमई के लिए उन्होंने नीतियाँ बना के रखी हैं। नई युवा नीति गत वर्ष ही आई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एमएसएमई में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अब हर घर में तो एक कंपनी तो नहीं खोल सकती सरकार। ये हमारा काम है, ये जनता का काम है कि वो उन नीतियों का जो उनके हक के लिए बनाई गई है, उनका फ़ायदा उठाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं एक चीज़ अक्सर सोचता हूँ, आप सब भी सहमत होंगे, हमारे जो दादा की पीढ़ी थी, हमारे जो ग्रैंडफादर्स होते थे, ग्रैंड मदर्स होती रही हैं, कईयों के तो अभी भी होंगे आपके, लेकिन मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जिनके दादा और दादी अंग्रेज़ों के ज़माने में पढ़े, छोटे थे और बड़े हुए। मैं उनके भीतर एक वैल्यू देखता था, और वैल्यू अंग्रेज़ों ने नहीं दी। अंग्रेज़ तो कहते थे कांटे छुरी से चम्मच से खाओ, आप लोग अनसिविलाइज्ड हो, सभ्य नहीं हो आप लोग हाथ से खाते हो, इससे गड़बड़ी होती है, आपके पास ट्रेन्स नहीं हैं, हम लेकर आए। लेकिन उनके पास एक वैल्यू थी, क्योंकि वैल्यू समाज में थी। समाज देखता था और वो ये कहता था कि जिस भी धर्म ग्रंथ में आपकी उम्मीद है, आप पढ़िए उसको, आगे बढ़िए। आज हमारे पास सब कुछ है, हम दुनिया में उभरती ताकत हैं, 5वीं अर्थशक्ति हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे संस्कारों में बहुत तेज़ी से क्षरण हो रहा है इसकी तरफ। कोई और बात आप कहना चाहें तो मैं कंक्लूड करूँगा। किसी के मन में कोई बात हो, जल्दी से कह सकते हैं। हाँ, बोलिए। मध्य प्रदेश पहले तो एग्रो इकोनॉमिक है ही, लेकिन हमारा हेरिटेज बहुत, किसी ने रोजगार और औद्योगिक विकास की बात नहीं की, हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा सुझाव नहीं आए। हाँ, लेकिन मेरे दबाव में मत बोलिए, नहीं, आपके दबाव में नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। और अगर मैं अपनी बात को जोड़ते हुए आपकी बात से रखूं, तो हमारे, क्योंकि प्रदेश का हेरिटेज इतना स्ट्रांग है, ट्रेडिशन इतना स्ट्रांग है, तो एक ट्रेडिशनल हेरिटेज टूरिज्म साइट अगर ये सरकार उसको बनाने का काम करे, अच्छी बात है, बढ़िया बात, तो बहुत अच्छा। आप भी कोई सुझाव देना चाहें? सर, मुझको लगता है स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में इतने, चूँकि जो आंकड़े आते हैं कि मध्य प्रदेश पीछे है, तो उसका एक कारण ये भी है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के अलावा हम देखते ही नहीं हैं, सरकारें भी और हम भी। आज भी अगर आप कोई भी जगह लें, मंडला लें, राजगढ़ लें, अलीराजपुर लें, तो सबको अपने अपने नज़दीकी बड़े शहर पे लोग गए, कोई नहीं गया। नीमच, मैं गुजरात होते हुए गया हूँ। अच्छा, नीमच कोई नहीं गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तो अधिकांश लोग गए होंगे। हाँ, तो इसलिए हर किसी को अपने नज़दीकी बड़े शहर में ही आकर शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग की बात करनी पड़ती है। तो जब तक ग्रामीण मध्य प्रदेश, जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या रहती है, वो मजबूत नहीं होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, ये जो संस्कारों वाली बात आपने कही है, तो मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगी कि हम खुद से अपने जो धर्म ग्रंथ हैं या फिर जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो खुद से छोड़ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज़्यादा जल्दी मतलब अपने कदम, जहाँ बहुत तकलीफें भी हैं, चुनौतियाँ भी हैं। आंचल, कंक्लूड करते हुए आप। सर, मेरा सिर्फ एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा है कि सरकार को थोड़ा सा एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। जैसे नहीं, बहुत ज़्यादा, जैसे आपने भी शुरू में बताया था कि एमपी में तो बहुत पीछे लैग कर रहा है कहीं ना कहीं। शहरों में ऐसी साफ सुथरी लाइब्रेरीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट फंडेड ऐसी लाइब्रेरीज हो, 24 घंटे खुली रहें, हाई स्पीड इंटरनेट हो, बढ़िया ठंडा फिल्टर्ड पानी हो। आप शुल्क ले लीजिए, आप ले लीजिए 50 रुपए उससे, लेकिन एक बच्चा जो धुर मंडला से पढ़ने आया है, नीमच से पढ़ने आया है, उसको एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिले। जी सर, मोस्टली हमने जब सर्वे किया था तो हमने ये पाया था कि 80% यूथ 10th के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है। वो क्यों छोड़ा था उन्होंने, हमने खुद ने सर्वे किया, अभी लास्ट मंथ की बात है। बेरखेड़ी गांव हमारे रातीबड़ के पास ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है, सीहोर से लगा ही हुआ है। वहाँ पे जब हम सर्वे किया तो 80% यूथ पढ़ाई छोड़ चुका है। वो क्यों छोड़ी उन्होंने, क्योंकि उनका ये कहना था कि बहुत दूर थे स्कूल्स, और हम जब स्कूल जाते थे तो प्रॉपर वहाँ पे टीचर्स नहीं अवेलेबल थे, प्रॉपर ना वो अच्छे से पढ़ाते थे, ना आजकल स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, जिससे आजकल क्यों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेरा ये मानना है सर कि
एक एज होती है जब बच्चों का जो समझ, एक टीन एज होती है, तभी बच्चों को एक ऐसे काउंसलिंग सेशंस देने चाहिए जिसमें उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि उनको आगे करना क्या है। बच्चा उसमें अपने परिवार के दबाव में आकर उसने ये फील्ड चूज कर ली, कोई उससे पूछता नहीं है कि उसे बिल्कुल आगे सही कहा करना आपने। क्या है। तो काउंसलिंग जी, सेशन जी। होना चाहिए हर स्कूल्स में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और मुझे लगता है कि दूर दराज के इलाकों के लिए जब मोबाइल क्लिनिक हैं तो मोबाइल स्कूल्स क्यों नहीं है। एक बढ़िया वैन हो जिसमें 2-3 टीचर्स हों, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं, बहुत बढ़िया हैं, सब वहाँ आपके पास टेलीविजन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, आप सब लेके जा सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों को खेतीहर श्रमिक के तौर पर अपने ही खेत में काम करना पड़ता है। उनके माता पिता ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चा दिन भर स्कूल में रहे, ख़ासतौर से जो किशोर उम्र के लड़के लड़कियां हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के आप युवाओं को अपनी विनम्रता के साथ, विनम्र मुस्कान के साथ और अधिक थोड़ा सा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। जो अपने अधिकारों की बात मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे के युवाओं की तरह करे, आप में कोई कमी नहीं है। अंग्रेज़ी बोलने से या फ्रेंच बोलने से या जर्मन बोलने से आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाते, आप होते हैं अपने भीतर की स्ट्रेंथ से। और राष्ट्रीय सेवा योजना के ये जो दो मेरे सामने बहुत ही इंस्पायरिंग युवा हैं, इनकी निर्मल आंखें मुझे बता रही हैं, और पीछे नागर साहब बैठे हैं, कि आप सभी, मैं सभी, सृष्टि एक पत्रकार हैं, सिद्धेश, या मैं बात करूं हमारे पहल, आप सभी बहुत कमिटेड हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारी विनम्रता हमें कहीं रोक लेती है। शायद मध्य प्रदेश के साथ ये चुनौती भी है कि हम अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र लगे, छत्तीसगढ़ तो हमारा ही छोटा भाई है या हम उसके भाई हैं, तो हम सब सीधे हैं। सीधे होने में कोई चुनौती नहीं है, लेकिन थोड़ा आक्रामक हों अपनी सरकार के सामने भी। आक्रामक से लड़ना नहीं है, पत्थर नहीं उठाना, अपनी बात पहुंचानी है सरकार तक। बहुत अच्छा लगा। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो में इतना ही। अगली बार एक और सब्जेक्ट लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए।